जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला ही क्वेश्चन लिया है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। क्या स्टूडेंट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जा चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है आज है 21 अप्रैल, और अगर आपसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे? 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी है। चलिए तो यूपीएससी के बारे में और कुछ फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, जहाँ से कि स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे बात करें कि भाई यूपीएससी का उल्लेख कौन से भाग में है, अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान में यूपीएससी का उल्लेख कौन से भाग में है, तो आप लगाएंगे 14 नंबर। किसमें? 14 नंबर। कौन से भाग में है? 14 नंबर में किसका उल्लेख है? यूपीएससी का उल्लेख है। भाग 14 में किसका उल्लेख है? यूपीएससी का उल्लेख है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि भाई यूपीएससी का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आपको ऑप्शन में दे दे 312 में, 315 में, 318 में, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 315 में। किस में? 315 में। आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल आ जाए तो 315, भाग आ जाए तो आप लगाएंगे 14। भाग आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 14। कौन से भाग में वर्णन है? 14 में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट क्वेश्चन बना है, और आगे भी आपको स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो आप सभी को याद करना है, आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आर्टिकल याद रखना है। यूपीएससी का आर्टिकल 315, कितना? 315। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में अध्यक्ष बताइए, कि भाई वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है डॉक्टर मनोज साहनी जी। कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज साहनी जी। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बताइए कौन है, तो आप लगाएंगे डॉक्टर मनोज साहनी। क्या लगाएंगे? डॉक्टर मनोज साहनी। अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए कि भाई यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए, तो आप कार्यकाल लगाएंगे 6 से 65 वर्ष। कितना? यूपीएससी का कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आ जाए कि भाई जैसे यूपीएससी का ये तो पता होना चाहिए कि भाई न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन न्यू दिल्ली में कहाँ पर है? तो धौलपुर हाउस में है। कहाँ पर है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में धौलपुर हाउस। धौलपुर हाउस आप नाम याद रखेंगे, धौलपुर हाउस में। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है। अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी का उल्लेख कौन से भाग में दिया गया है, या यूपीएससी का उल्लेख है, भाग दे दिया 13, 14, 15 ऐसे करके, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 14। कितने? यूपीएससी का उल्लेख है भाग 14 में। किस में? भाग 14 में। अगर आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद पूछ लिया जाए यूपीएससी का कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में उल्लेख दिया गया है संविधान में, तो आप लगाएंगे 315 में। कौन से में? 315। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट लेवल पीसीएस में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं फोकस करके आपको बता रही हूँ। देन स्टूडेंट, अगर आपसे वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लिया जाए कि भाई यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बताइए कौन है, तो आप लगाएंगे डॉक्टर मनोज साहनी जी। कौन है? डॉक्टर मनोज साहनी जी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर, तो आप लगाएंगे न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? धौलपुर हाउस में। कहाँ पर? धौलपुर हाउस में यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए कि भाई यूपीएससी का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लगाएंगे 6 से 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए।
6 वर्ष पूरे हो जाए या उन्होंने 65 एज कंप्लीट कर ली हो, तो ये कार्यकाल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कार्यकाल से कैसे आ जाएगा, 5 से 62 वर्ष, 6 से 62 वर्ष, 6 से 65 वर्ष, ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष। कितना, 6 से 65 वर्ष। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक आपको सिविल सेवा से एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ। आप सभी मुझे बताएंगे, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, मतलब कि सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये सभी होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप सभी को बताना है सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले, फोकस करना है, पहले भारतीय कौन हैं। तो ये मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में जब भी वीडियो को देखेंगे तो सभी को आंसर देना है। और जब भी आप वीडियो को देखेंगे, देखने से पहले आपको पता है कि मैम की वीडियो आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, सभी को वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को वीडियो को शेयर करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी, तो मैं दोनों आपको बताऊंगी। बात हो रही है यहाँ पर सेकंड की। दूसरा लता दीनानाथ, फोकस करना है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पे। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये किसे प्रदान किया जाएगा, ये किया जाएगा आशा भोसले को। किसको, आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का। ये कौन है आशा भोसले जी, तो आप सोचेंगे ये कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर जी की ये छोटी बहन है। इन्हीं को क्या मिल रहा है, सेकंड, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने सेकंड तो बता दिया, फर्स्ट किसको मिला। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। किसको, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। पीएम नरेंद्र मोदी जी को आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ ले लता दीनानाथ मंगेशकर प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये फर्स्ट जो पुरस्कार था दीनानाथ वाला, ये मिला था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड पूछ ले स्टूडेंट, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे आशा भोसले को। किसको मिला है सेकंड, आशा भोसले को। किनकी सिस्टर हैं ये, लता मंगेशकर जी की ये छोटी सिस्टर हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, ये सारे दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कौन सा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किसको मिला है, ये मिला है आशा पारिक जी को। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, आज फिर करा रही हूँ। इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो एनडीए का सीडीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा जा चुका है। क्या पता हमें किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पर पक्का ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर आ जाए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आप लगाएंगे आशा पारेख जी को। किसको मिला है, आशा पारेख जी को। देन स्टूडेंट अगर पूछ ले कि भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पहला जो ये दादा साहेब अवार्ड था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, पहले वाला, फर्स्ट, पहली बार ये किसे मिला था, तो ये मिला था देविका रानी जी को। किसको, पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर आपसे पूछ ले तब लगाएंगे आप देविका रानी। क्या लगाएंगे, देविका रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है ग्रैमी अवार्ड। क्या, ग्रैमी अवार्ड। पहले आपको यही पता होना चाहिए ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है संगीत में। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत में। ये किसको मिला है, ये मिला है रिकी केज को। किसको मिला है, रिकी केज को। इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर का, प्रवासी भारतीय दिवस सन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। क्या, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। फोकस करना है आपको कि कौन से नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है 17वें नंबर की। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये एमपी के इंदौर में किया गया। कहाँ पर किया गया, एमपी के इंदौर में किया गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एयरपोर्ट। क्या, दिल्ली एयरपोर्ट
सबसे व्यस्तम मतलब जो बिजी रहता है, दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो 9th नंबर पर है। कितने नंबर पे है? 90 नंबर पे है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष सन 2023, क्या वित्त वर्ष सन 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? फोकस करना है आपको जिले पे। क्या है क्वेश्चन? वित्त वर्ष सन 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है डियर, ये है गुजरात का जामनगर। कौन है? गुजरात का जामनगर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन है फेस्टिवल से भी आप सभी को पता है कि क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ या कौन से स्टेट में मनाया जाता है, लोसांग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चापचार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल की। किसकी? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर आपसे पूछ ले कि भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया था, क्या पता अगेन पूछ ले। आपको ध्यान रखना है लोसांग भी, लोसांग त्योहार पूछ ले कि भाई लोसांग त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो लोसांग याद रखेंगे सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। अभी आप सभी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में नागालैंड की राजधानी क्या है। क्या नागालैंड की सभी मुझे कैपिटल बता देंगे? नागालैंड की कैपिटल क्या है? ये आपका सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष, क्या वित्त वर्ष सन 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? क्या फोकस करना है आपको? वित्त वर्ष सन 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला कौन सा देश बन गया? सिंपल सा ये है क्वेश्चन है। वित्त वर्ष सन 2023 में भारत का, फोकस करना है, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया यूएसए, मतलब कि अमेरिका। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा, क्या भारत का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? क्या भारत का सबसे बड़ा आयातक देश आए ना, तो आप लगाएंगे चाइना। क्या लगाएंगे? चाइना। मतलब कि भारत सबसे ज्यादा सामान कहाँ से मंगाता है? आयात करता है भारत चाइना से। और निर्यात किसको करता है? अगर ये पूछ ले भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है यूएसए। आयातक आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है, तो ये बन गया चाइना। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है, तो आपको लगाना है यूएसए। और यहाँ से डियर आप देखना 100% आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। आयातक आ जाए, आयातक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट होता है मंगाना, एक्सपोर्ट होता है भेजना। सुनिएगा आराम से, भारत का सबसे बड़ा आयातक मतलब कि इंपोर्ट कंट्री, तो ये है चाइना। अगर आ जाए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक मतलब कि एक्सपोर्ट, ये है यूएसए। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक सन 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपको सन 2023 की भी याद रखनी है और सन 2022 की भी। क्या पता स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ जाए स्टेट लेवल पीसीएस में, स्टेटमेंट करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ए स्टेटमेंट दे देंगे विश्व खुशहाली सूचकांक सन 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। बी आर दे दे या ए दे दे, ऐसे करके आर दे दे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंक है सन 2022 में 125वीं थी, तो ऐसे करके स्टेटमेंट करके आ जाए और बोल दे ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों सही है। ऐसे करके भी स्टेट लेवल पीसीएस में मैंने देखे सूचकांक से क्वेश्चन बने हैं। तो हम 23 का भी कवर कर रहे हैं, साथ में 21 का भी कर रहे हैं। सुनिएगा, अभी हम 23 और 22 का करेंगे क्योंकि 21 का तो नहीं पूछेंगे, 2 साल का कवर करेंगे, इनफ है। विश्व खुशहाली सूचकांक सन 2023 में अगर भारत की रैंक पूछ ले तो आपको लगानी है सन 2023 में है 26वीं, 126। ध्यान रखना है 126, कितनी? 126। लेकिन विश्व खुशहाली सूचकांक अगर सन 2022 में पूछ ले तो 22 में थी डियर 136। कितनी थी? 136। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 22 में अगर आ जाए विश्व खुशहाली सूचकांक सन 2023 में भारत की रैंक 126 है।
अगर सन 2022 में पूछ ले तो 136, कितनी 136, मतलब कि 136, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप। अब ऐप से क्वेश्चन करेंगे कुछ। साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप, मोबाइल रूप, साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप, बात हो रही है यहाँ पर ऐप की। ऐप का शुभारंभ किसने किया? फोकस करके सुनना है। साथी ये काफी महत्वपूर्ण ऐप है। साथी व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे साथी ऐप दे देंगे तो इसका शुभारंभ किसने किया? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका शुभारंभ किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किसने किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथी ऐप आ जाए ना तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका उद्घाटन कब किया गया? जो ये ऐप है साथी, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सन 2023 में 19 अप्रैल को। देन अगर आपसे पूछ ले परहरी ऐप, क्या परहरी ऐप, क्या परहरी ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? तो डियर आप ध्यान में रखेंगे बीएसएफ ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? परहरी ऐप को लॉन्च किया बीएसएफ ने। किसने लॉन्च किया? बीएसएफ ने। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले जलदूत ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जलदूत ऐप ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट ऐप है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप पूछ ले कि भाई गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया? तो आप लगाएंगे निर्वाचन आयोग द्वारा, या ऐसे आ जाए गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप लगाएंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो डियर ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आप सभी को कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन दिया सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। और जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ, जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होना है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये एमपी में हुआ है। तो वो बच्चों का जिन्होंने आंसर दिया है उनका एकदम राइट है। कुछ ही मतलब 7-8 बच्चों ने देने का प्रयास किया, उनके नाम मैं बोलना मतलब कि लिखना भूल गई तो याद भी नहीं है, लेकिन मैं कल की क्लास में उनके नाम लूँगी और जो आज बच्चे आंसर देंगे उनका भी नाम लूँगी। मैंने आज आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं तो सबको ट्राई ज़रूर करना है। अगर नहीं आते तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है। ऐसे तो क्वेश्चन मैं देती नहीं हूँ कि आप उनका आंसर नहीं कर पाए। मैंने पहले जो करंट अफेयर की क्लास ले रखी है उनमें वो करा रखे हैं, तो अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो आप आंसर भी कर पाएंगे। तो सभी को प्रयास जरूर करना है। अगर आंसर नहीं दे पाते तो नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आज होमवर्क के क्वेश्चन दिए उनको आपको आंसर दूंगी। देन फिर हम जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे वो फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश का बजट आपको करा दूँ, क्योंकि बजट से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और इस बार ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी को पता है उसका कारण। तो चलिए फिर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो सबको लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।